नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीईटी में सीटेट में जो टीईटी पीआरटी वाला एग्ज़ाम होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें पेडागोजी जैस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि जो सीटेट वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है, ये पेडागोजी बेस ही है। और अगर आपकी इस यहाँ पर पेडागोजी अच्छी है, तो आप एग्ज़ाम को ज़्यादा आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको इसी के ही इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इस कारण से सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो कल वाली वीडियो में हमने एक जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कश्चित श्रोता श्रवण काले विशिष्ट विवरणम शृणोति सदृशान शब्दान अभिजानाति शब्द कर्म प्रक्रियामपि अवगस्ति। ऐसा श्रवण प्रक्रिया का कथ्य थे। तो इसको अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया, ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया, निर्गमनात्मक प्रक्रिया, रेखीय प्रक्रिया, तो इसको क्या कहा गया है। और यहाँ पर जो इसमें सही आंसर था ऑप्शन 1 वाला, तो अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया, बॉटम अप प्रोसेस, ये इसको कहा गया था। अब क्या है कि कोई श्रोता श्रवण काल में विशेष विवरण सुनता है और सदृश शब्दों को जानता है, तो शब्द की प्रक्रिया को भी जानता है, तो यह श्रवण प्रक्रिया अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का प्रयोग कार्यम अधः ऊर्ध्वम श्रवण प्रक्रिया पोषयति उद्दिश्यति। श्रुतलेखः अवशिष्ट शब्दानां नियोजनम संक्षिप्तीकरणम बहिर्वेशन प्रश्नः। तो का प्रयोग कार्यम अधः ऊर्ध्वम श्रवण प्रक्रिया पोषयति उद्दिश्यति, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में बतलाए गए हैं। ए तथा बी अधः ऊर्ध्वम प्रक्रिया है, श्रुतलेख और अवशिष्ट शब्दानाम नियोजन। अब श्रुतलेख क्या है? श्रुत का क्या मतलब है? सुनना, मतलब सुनकर लिखना। तो सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का है मतलब सुना हुआ। तो इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनकर उसे लिखता है। जैसे आप बच्चों के क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों के पास बोलकर, और या फिर उनको कठिन शब्द देते हैं लिखने के लिए, या शुद्ध अशुद्ध देते हैं लिखने के लिए, मतलब जो आप कहते हैं और बच्चे उसको लिखते हैं। तो अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम मूल रूप से एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट होता है, जिसमें लगभग 100 शब्दों का एक पैराग्राफ होता है। इसमें रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें उम्मीदवार को भरना होता है। इसके बाद है का प्रयोग कार्य ऊर्ध्वम अधः श्रवण प्रक्रिया पोष्यति उद्दिश्यति। बहुविकल्प प्रश्न, बहुनिवेशन प्रश्न, श्रुतलेखा या सारांश निर्माण। तो इसमें जो है ऑप्शन सी है, बी और डी, ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया। तो बी और डी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। अब यहाँ पर जो बहिर्निवेशन भी आया है, इसका मतलब क्या है? तो यह एक नए आंकड़े सृजित करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से नए आंकड़ों को एकत्रित करके उनका शिक्षण कार्य में प्रयोग किया जाता है। और सारांश निर्माण क्या है? सारांश निर्माण की प्रक्रिया के कुछ जो चरण हैं वो बतलाए गए हैं। अब वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, मूल सामग्री का बोध, मूल की पहचान, संबंधित भाव की पहचान, मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान, मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्व अर्थात कथा, अलंकार, प्रसिद्ध कथनों, रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान। तो मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लिखना। इसके बाद व्याकरण शिक्षणे विवरणात्मकम ज्ञानम, शब्द रूपानाम ज्ञानम, वर्णनम संरचनात्मक अभ्यास से प्रयोग च व्याकरणिक रूपानाम व्यवहारे प्रयोगस्य तेषां कार्यस्य च सम्यक् ज्ञानम रचनात्मक लेखने दैनिक प्रयोजनार्थम संप्रेषणे च रूपाणाम प्रयोगः। व्याकरणस्य नियमानां सम्यक् ज्ञानम तथा अस्य वास्तविक व्यवहारे प्रयोग है। तो व्याकरण शिक्षणे विवरणात्मकम ज्ञानम, जो कि ऑप्शन 1 में है, शब्द रूपानाम ज्ञानम, वर्णनम संरचनात्मक अभ्यासे प्रयोगम च।
तो व्याकरण शिक्षण में विवरणात्मक ज्ञान, शब्द रूपों का ज्ञान, वर्णन संरचनात्मक अभ्यास में प्रयोग है। इसके बाद लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गत्वा लेखन शिक्षण कथ्यते। लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति, उत्पादन पद्धति, विश्लेषणात्मक लेखन या फिर रचनात्मक लेखन। तो लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गत्वा लेखन शिक्षणम कथ्यते, तो उसको कहा गया है लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति। तो लेखन की विभिन्न अवस्थाओं में जाकर लेखन शिक्षण करना लेखन की प्रक्रिया पद्धति कहलाती है। इसके बाद है काव्य पठनस्य विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम समीचीनम अस्ति। व्याकरण पठितुम काव्यं प्रयोक्तव्यम, काव्यं समीक्षार्थम प्रसन्नार्थम मनोरंजनार्थम च भवति, भाषा शिक्षणार्थम काव्य निवेशः अस्ति, काव्य सौंदर्य बोधम समीक्षात्मक चिंतनम च वर्धति। तो काव्य पठनस्य विषय किम कथनम समीचीनम अस्ति, तो कौन सा सही है यहाँ पर, यही बी वाला, मतलब बी सी और डी, बी सी और डी ये ठीक है। अब जो यहाँ पर काव्य समीक्षार्थम प्रसन्नता मनोरंजन च अर्थम च भवति, भाषा शिक्षणार्थम काव्य निवेश अस्ति, काव्य सौंदर्य बोधम समीक्षात्मक चिंतनम च वर्धति। तो ये जो कथन है काव्य शिक्षण की दृष्टि से समीचीन है, जबकि व्याकरण पठितुम काव्य प्रयुक्तम इसको गलत माना गया था। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता। इसका मतलब क्या है? जटिलः सूक्ष्म विचारं च सूक्ष्म भाषा माध्यमेन संप्रेषयन्ते, दैनिकाय तत्कालिक संप्रेषणाय च भाषा प्रयुज्यते। संप्रेषणात्मक भाषा योग्यता या फिर काव्य शास्त्रीय तत्वेभ्यः भाषा प्रयुज्यते। तो क्या है संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता? तो यही है ऑप्शन एक वाली, जटिला सूक्ष्म विचारम च सूक्ष्म भाषा माध्यमेन संप्रेषयन्ते। मतलब संज्ञानात्मक या अकादमिक भाषा प्रवीणता है। इसमें पाठ्य पुस्तक पढ़ने के कार्य शामिल हैं, जहाँ कुछ पर्यावरणीय संकेत, चेहरे के भाव, हाव भाव ये शामिल हैं, जो छात्रों को सामग्री को समझने में मदद करते हैं। क्लैप जिम कमिस के द्वारा विकसित भाषा के सिद्धांत का हिस्सा है और इसे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से अलग किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्यिक पाठ्य विषय पठने स्वतः शोध प्रणाली, समस्या समाधान घटनानां विचारणानां च पूर्वानुमानम, साहित्य लेखम भिन्न प्रकारेण पुनः लेखनम, कथाया समीक्षात्मक विश्लेषणम, कथाया पात्राणां परस्परम विमर्श है। तो क्या है साहित्यिक पाठ विषय पठने स्वतः शोध, जो कि ऑप्शन एक में बतलाया गया है, समस्या समाधान घटनानां विचारणानां च पूर्व अनुमानम। अब यहाँ पर जो साहित्य पाठ्य विषय के पठन में सतह शोध, मतलब ये स्वतः है, यहाँ पर स्वतः शोध मतलब अपने आप, ह्यूरिस्टिक प्रणाली घटनाओं पर विचारों पूर्ण में समस्या के समाधान है। अब ह्यूरिस्टिक विधि थी ये, अन्वेषण अथवा खोज की विधि कह सकते हैं आप। अमेरिका जो शिक्षाविद थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनकी थी ये, और ये पति स्वयं खोज करने या अपने आप सीखने की विधि है। और इस विधि में अध्यापक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा छात्र उस समस्या को हल करने के हल ढूंढने को तैयार होते हैं। तो उसके लिए कार्य तथा निरीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और परीक्षण करते हैं। इसके बाद है प्रमाणिक सामग्री। पाठ्य पुस्तक लेखक लिखितः कस्यचिदपि लेखः है, कापि सामग्री यथा पाठलेखः श्रवण पाठ्यम दृश्य पाठ्यम पदार्थ या परिवर्तित रूपे स्वाभाविक भाषायां संदर्भे च निर्मीयते, लिख्यते वा कस्यचिदपि पाठ्यलेखः या साहित्यिक लेखकै कविभिश्च लिख्यते, कापि सामग्री यथा पाठ्यलेखः श्रवण पाठ्यम दृश्य पाठ्यम पदार्थ या स्वाभाविक भाषायां संदर्भे च निर्मीयते, लिख्यते वा। तो प्रमाणिक सामग्री क्या है, यही ऑप्शन डी वाली, कापी सामग्री यथा पाठ्यलेखः श्रवण पाठ्यम दृश्य पाठ्यम पदार्थ या स्वाभाविक भाषायां संदर्भे च निर्मीयते, लिख्यते वा। मतलब जो प्रमाणिक सामग्री वह होती है जो सामग्री पाठ्यलेख सुनने योग्य, देखने योग्य पदार्थ अथवा स्वाभाविक भाषा के संदर्भ में निर्मित की गई हो अथवा लिखी गई हो।
इसके बाद है छात्रस्य संप्रेषणात्मक योग्यतानां मूल्यांकनाय निम्नेषु का सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रयोग है। चित्र पुस्तकात् कस्यापि दृश्यस्य वर्णनं तत् परिस्थितौ भाषालेखनं श्रवणपाठस्य श्रवणं तस्य विषये मौखिक प्रतिक्रिया कस्यामपि भूमिकायां भूमिकानिर्वाहः। तो छात्रस्य संप्रेषणात्मक योग्यतानां मूल्यांकनाय का सर्वोत्तम, तो यही है कस्याम अपि भूमिकायां भूमिका निर्वाह, मतलब छात्रों की संप्रेषण योग्यता के मूल्यांकन के लिए किसी भी भूमिका में भूमिका निर्वाह सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रयोग है। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020। ये 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षस्य माध्यम मातृभाषा स्यात् विद्यालय प्रारंभिक वर्षेभ्यः 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षणस्य माध्यम आङ्ग्लभाषा स्यात् शिक्षण माध्यम निर्धारित राज्यस्य पितरौश्च इच्छानुसारं भवितव्यं या न्यूनतम 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम मातृभाषा गृहभाषा वा भवेत्। तो कौन सा आपको एकदम से आप पहचान भी जाओगे इसमें, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ने के लिए इसमें जोर दिया गया है। तो 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम मातृभाषा या फिर जो गृह भाषा है वो होनी चाहिए। तो ये जो शिक्षा नीति थी 2020 यही निर्धारित करती है कि कक्षा 8 तक के शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी है तो हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा और गृहभाषा में किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। छात्रमुचित आत्म व्यक्ति की योग्यता लिखने पढ़ने तथा स्वाध्याय की भावना एवं लेखन शक्ति का विकास होता है। इसके बाद है भाषा शिक्षण। छात्रेण विचारित प्रयासेन भवति, छात्रेण विचारित प्रयासः भवति, स्वाभाविक क्रिया भवति, अध्यापकेन विचारित प्रयास भवति। तो क्या है भाषा शिक्षण, तो जो कि ये ऑप्शन बी में है, छात्रेण विचारित प्रयास भवति, मतलब भाषा शिक्षण में छात्र के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयास होता है। भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए, जिससे बालक भाषा की समझ के साथ प्रयोग करना भी सीख सके। बच्चों की भाषा को उसके समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण अति आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु का अधः ऊर्ध्वं श्रवणस्य उपयोगिता न भवति। प्रमुख तथ्यानां या विज्ञानं तथ्यानां चयनं बलाघातयुक्तानां मात्राणाम् अन्वेषणं मुख्य विचाराणाम् अन्वेषणं। तो निम्नलिखितेषु अधः ऊर्ध्वं श्रवणस्य उपयोगिता क्या है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माना गया है मुख्य विचारों का अन्वेषण। तो यही है अधः ऊर्ध्व श्रवणस्य उपयोगिता। तो उपयुक्त लिखे गए मुख्य विचारों की खोज ऊपर से नीचे श्रवण की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें प्रमुख रूप से बालकों के द्वारा तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों का चयन और बलाघात युक्त मात्राओं का अन्वेषण किया जाता है। बलाघात का तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता है, तो सभी दूसरे शब्द प्रायः बलाघात का अक्सर बलाघात से लिया जाता है। जैसे गाया, इसमें 2 अक्षर है ग और आ, इस पर सबसे अधिक बलाघात है, और या के अ पर कम बलाघात है। इसके बाद है सर्वे बालकाः शिक्षणस्य गंभीर प्रयत्नेन विना एव मातृभाषां शिक्षन्ति एतत् कथ्यते। अंतःप्रेरणात्मक भाषा योग्यता, भाषाधिगम, सहजात भाषा योग्यता, स्वाभाविक भाषा योग्यता। तो सर्वे बालकाः शिक्षणस्य गंभीर प्रयत्नेन विना एव मातृभाषां शिक्षन्ति, क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाएगा सहजात भाषा योग्यता। मतलब सभी बालकों को बिना गंभीर प्रयत्न से ही मातृभाषा से शिक्षण प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और जिसे हम सहजात भाषा योग्यता की संज्ञा देते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा को अपनाकर अपनी सहजात भाषिक क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतःक्रिया का अनुभव लेकर जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें अपनी भाषा या कई मामलों में अनेक भाषाओं का संवाद करने की क्षमता विकसित होती है। तो सर्वे बालकाः शिक्षणस्य गंभीर प्रयत्नेन विना एव मातृभाषां शिक्षन्ते सहज भाषा योग्यता, क्योंकि सभी बालकों को बिना गंभीर प्रयत्न से ही मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिसे हम सहजात भाषा योग्यता की संज्ञा देते हैं। इसके बाद है भाषायाः पठन पाठनस्य कः पक्षः
निवेश सह संपर्क निर्गम इत्येतानि इत्येतानि तत्वानि शिक्षण प्रक्रिया अनिवार्य तत्वानि मन्यते। तो यहाँ पर प्राकृतिक पक्ष है, व्यवहार पक्ष, संप्रेषणात्मक, भाषा, पठन, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो भाषा या पठन पाठनस्य का पक्ष निवेश सह संपर्क निर्गम इत्येतानि तत्वानि शिक्षण प्रक्रिया अनिवार्य तत्वानि मन्यते। तो ये माना गया है प्राकृतिक पक्ष को। अब निवेश, यह जो प्राकृतिक पक्ष है, निवेश या संपर्क निर्गम तत्वों को शिक्षण प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व माना गया है। अब शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बहुत से तत्व शामिल होते हैं। सीखने वाला जिस तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए नया ज्ञान, आचार, कौशल को समाहित करता है ताकि शिक्षण का अनिवार्य तत्व सीखने के अनुभव में विस्तार हो सके। इसके बाद है चिन्ह भाषा। संदर्भे निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यमस्ति? चिन्ह भाषा व्याकरणं न भवति, चिन्ह भाषा व्याकरणं भवति, सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः चिन्ह भाषा भवति, केवलम् एकः चिन्ह भाषा अस्ति। तो चिन्ह भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा वाला सही लग रहा है आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो ऑप्शन बी में था, साइन लैंग्वेज चिन्ह भाषा, संदर्भेषु प्रलिखितेषु चिन्ह भाषा व्याकरणं भवति, ये सही है। मतलब चिन्ह भाषा के संदर्भ में चिन्ह भाषा व्याकरण होता है। अब ये कथन सही है। व्याकरण विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम, रुकना, और वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब लाइन खत्म हो जाती है बाद में आप लगाते हैं पूर्ण विराम, या इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वाक्यों को लिखते हैं तो बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान प्रभावपूर्ण हो जाती है। ऐसी है जैसे अल्प विराम कॉमा कह देते हैं, जिसको आप अर्ध विराम सेमीकोलन कह देते हैं। पूर्ण विराम बाद में एक खड़ी हुई रेखा और फुल स्टॉप भी कह सकते हैं आप। उप विराम मतलब दो विसर्ग कह सकते हैं आप। और उसके बाद है विषमादि बोधक चिन्ह, किसी का संबोधन किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क प्रश्न किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। आपका ये वाला क्वेश्चन सही आंसर रहेगा बी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इति अन्य निम्नलिखितेषु किम एकम न संस्तुतम्? प्राचीन साहित्यिक भाषाणाम् अध्ययनं वैकल्पिक भवेत्, वैदेशिक भाषा अध्ययनं वैकल्पिक भवेत्, त्रिभाषा सुगम्य भवेत्, विद्यालयस्य प्रत्येकं स्तरे शिक्षण माध्यम आंग्ल भाषा भवेत्। तो कौन सा ठीक है यहाँ पर? यही, विद्यालयस्य प्रत्येकं स्तरे शिक्षण माध्यम आंग्ल भाषा भवेत्। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इति अन्य उपलिखितेषु विद्यालयस्य प्रत्येकं स्तरे शिक्षण माध्यम आंग्ल भाषा एकम न संस्तुतम्। अब राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी 2020, इनमें से विद्यालय के प्रत्येक स्तर का शिक्षण माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, और यह अनुमोदन नहीं किया गया है। बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण का माध्यम प्रत्येक स्तर पर प्राचीन साहित्य की भाषा का अध्ययन छात्रों के लिए वैकल्पिक रूप से तथा विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप से होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में 3 भाषाओं का पढ़ा जाना अनिवार्य किया गया है। पहली भाषा छात्रों की मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषा होगी, और राज्य में अंग्रेजी या आधुनिक या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी में से एक होगी। इसके बाद है काचित् अध्यापिका सब छात्रान् पाठ्यस्य अर्धभागस्य अन्ते पठनात् विरामयति, सः तान् मातुं कथयति यत् शेषकथायां किं भविष्यति, सः तान् समस्या समाधातुम् अपि कथयति, सांख्यं वर्धयति प्राप्यते। मतलब आधा लेसन पढ़ा दिया और आधे के बारे में पूछ रही कि आगे इससे आगे और क्या होगा, तो बच्चे अनुमान लगाते हैं। तो अनुभव आश्रित योग्यता, अनुमान योग्यता, विश्लेषण या पठन क्षमता, तो क्या कहा जाएगा इसमें? साकिम वर्धति, यही अनुभव आश्रित योग्यता। मतलब ये जो आश्रित योग्यता जो है, इस विधि को ज्ञान विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें छात्र को स्वयं तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है, और छात्र से ऐसी उम्मीद होती है कि वह अपने प्रयास से सत्य की जांच करे।
तो ये विधि आगमन विधि को आधार मानकर विकसित की गई है। इसके बाद रोमिला देवी सब सख्यु शर्करास्तरम ज्ञातुम सब सखीनाम समक्षम तस्य चिकित्सया विवरणम पठति सा स्वपन्ने किम करोति। पर्यावलोकनम, विहंगम अवलोकनम, समग्र ज्ञानार्थम पठनम या फिर विश्लेषणम। अगर किसी को ये शुगर है मतलब या अन्य बीमारी कह लो आप, तो उसको अगर वो पढ़ रही है तो क्या देखने की कोशिश की गई है यहाँ पर, यही पर्यावलोकनम। रोमिला देवी अपनी सखी से चीनी के ज्ञान के बारे में एक चिकित्सक के द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ती है, तो अपने पठन के कार्य में पर्यावलोकन करती है और इस विधि में छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होगा। इसमें ज्ञान निरीक्षण के बाद उस घटना के संदर्भ में अनेक प्रकार के तर्क छात्रों के द्वारा होते हैं, जिससे उन्हें अन्य तर्कों का उच्च स्तर प्राप्त होने पर ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कस्याम श्रवणपत्याम एतानि तत्वानि गृह्यन्ते। मुख्य विचार से श्रवणम, अनुमानम, परिमाण निर्णय, संकलनम। तो इसको आप अर्धव ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, तथ्य ग्रहणात्म श्रवणम, तथ्यावबोधाय श्रवणम या ऊर्ध्व अधाय श्रवण प्रक्रिया क्या कहेंगे। कस्याम श्रवणपत्याम एतानि तत्वानि गृह्यन्ते। मुख्य विचार से श्रवणम, अनुमान और परिमाण निर्णय और उसके बाद में संकल्प। तो उसको कहा गया है ऊर्ध्वाधर श्रवण प्रक्रिया, ऑप्शन डी वाली। मतलब ऊपर से नीचे सुनने का मतलब है कि अपने ज्ञान और स्थिति का अधिक से अधिक उपयोग करना। स्थिति और संदर्भ, ग्रंथ, वार्तालाप, वाक्यांश और वाक्यों के अपने ज्ञान से छात्र को सुनते हैं तो उसे समझ भी सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में छात्र सुनने की पद्धति को ग्रहण करके मुख्य विचार के परिणाम तक पहुंचने में सुगम होता है। इसके बाद है उत्पादक शब्द संग्रह। श्रवणे शब्दा अभिज्ञायन्ते, ये शब्दा पाठ्यात् बहिश्रूयन्ते, ये शब्दा लेखन भाषणे च प्रयुज्यन्ते, ये शब्दा पाठकान्विना सन्ति। तो उत्पादक शब्द संग्रह क्या है, ये शब्दा लेखन भाषणे च प्रयुज्यन्ते, तो यही है। मतलब छात्रों के द्वारा जो शब्द लिखने और भाषण देने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्पादक शब्द संग्रह कहते हैं। जब किसी की शब्दावली उन शब्दों से परिभाषित होती है जिनका वह नियमित रूप से उपयोग करता है, तो उन शब्दों के विपरीत जिन्हें वह दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाने पर समा सकता है, इसे सक्रिय शब्दावली या कामकाजी शब्दावली कहेंगे। नेक्स्ट है व्याकरणिक रूपस्य ज्ञानम और तस्य प्रयोगम। उसको क्या कहेंगे, घोषणात्मक, भाषा विष्कम ज्ञानम, भाषा वैज्ञानिक या प्रक्रियात्मक ज्ञानम। तो व्याकरणिक रूपस्य ज्ञानम और तस्य प्रयोगम च, तो क्या कहा जाएगा उसको, तो यही जो कि ऑप्शन डी में है। मतलब व्याकरण का ज्ञान और प्रयोग, उसके प्रयोग को ही प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। अब व्याकरण शिक्षण की प्रणाली निम्नलिखित रूप में होती है, निगमन विधि, आगमन विधि, सहयोग विधि, सूत्र विधि। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन निगमन। निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तत्वों के निरीक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो निगमन विधि है इसमें पहले नियम बाद में उदाहरण होते हैं और आगमन विधि इसके बिल्कुल उलट है। तो इसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम होंगे। तो कल वाली वीडियो जो थी इसमें एक क्वेश्चन जैसा आया भी था ये, तो कल वाली वीडियो महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आगमन विधि और निगमन विधि का क्वेश्चन था और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी ये वाली विधि, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इसके बाद लेखनस्य प्रक्रिया पक्षे का अवस्था अंतर्निहिता सन्ति। प्रारूप निर्माणम, विचारोत्तेजनम, रूपरेखा निर्माणम, त्रुटि शोधनम, परिवर्तनम, अंतिम प्रारूप लेखनम। मतलब लेखनस्य प्रक्रिया पक्षे का अवस्था अंतर्निहिता सन्ति। तो कौन सा लिया गया है यहाँ पर, यही विचारोत्तेजनम, रूपरेखा निर्माणम, प्रारूप निर्माणम, संशोधनम,
त्रुटि शोधनम और अंतिम प्रारूप लेखन। इसके बाद है निम्नलिखित लेखन कार्य कस्मिन लेखन प्रकारे गण्यते। कल्पनाम कुरु तुम कथारविंदरासि स्वमित्रमेकं पत्रम लिख यस्मिन् निम्नलिखित अवसरे स्व अनुभूतिम लिख। तो इसे वर्णनात्मक लेखन कार्य है, तर्कात्मक, औपचारिक या बहिर्वेशनात्मक, कौन से प्रकार का लेखन कार्य है? तो इसको माना गया है बहिर्वेशनात्मक लेखन। उपयुक्त लेखन कार्य में रविंद्र नामक बालक अपने मित्र को एक पत्र परिवेशनात्मक लेखन के अंतर्गत अपने अनुभव को लिखने के लिए कहा है। रविंद्र नाम के छात्र को कल्पना शक्ति और कहानी लेखन लिखने का इस क्रिया के माध्यम से अद्भुत विकास होगा। इसके बाद विद्यालय आश्रित मूल्यांकनम काम उपलब्धि ददाति एतत् अध्यापकस्य छात्रस्य स्वायत्तां वर्धयति विद्यालयस्य कार्यभारं वर्धयति परीक्षामण्डलस्य प्रभुत्वम् अधिगृह्णाति एतत् छात्र विचारं न गृह्णाति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप एकदम से आसानी से पहचान भी लोगे। अब यहाँ पर स्कूल बढ़ाने पर कार्यभार बढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ परीक्षा मंडल में प्रभुता जो उसके ग्रहण करने की बात हो रही है, और यहाँ पर विचारों को महत्व ही नहीं है। तो कौन सा रहेगा? यही वाला अध्यापक से छात्र से सब सत्ताम वर्धयति। तो फिर तो यही सही है इसमें, क्योंकि विद्यालय पर आश्रित मूल्यांकन उपलब्धि अध्यापक और छात्र की स्वायत्ता को बढ़ाएगा। स्वायत्त शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपने स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। इसके बाद है भाषा शिक्षण संदर्भे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाण 2005 इत्यस्य किम कथनम सत्यम। सर्वे बालका विद्यालय शिक्षा मातृभाषा प्रारभ्यन्ते यावत् 10 वर्षे पूर्ण कुर्वन्ति तावत् ते 2 अथवा अधिक भाषा योजन्ति। सर्वे छात्रा, तो सही कौन सा है इसमें? सर्वे छात्र राज्यस्य भाषा आंग्ल भाषा तथ्य एका विदेशीया भाषां शिक्षन्ति। सर्वे छात्रा राज्ये निर्धारितायां माध्यमस्य विद्यालयां शिक्षां प्रारभ्यते तत्पश्चात् तस्मात् अनेका भाषा शिक्षन्ते। सर्वे छात्रा आंग्ल भाषा उच्च उन्मुख गत्यर्थं शिक्षन्ति। तो यही ठीक है इसमें ऑप्शन 1 वाला। सर्वे बालका विद्यालय शिक्षा मातृभाषायां प्रारभ्यन्ते, मतलब जब भाषा शिक्षण है इसके संदर्भ में राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इसमें सभी बालकों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे कि जब तक वे 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करते हैं तब तक वे 2 अथवा 2 से अधिक भाषा को सीख सकने में समर्थ हो सके। इसके बाद है भाषा कक्षायां साहित्य शिक्षणस्य प्रयोजनम् अस्ति। भाषादिगम चिंतनम व्याकरण विकासम च। भाषादिगम संस्कृत ज्ञान वृद्धि सामाजिक ज्ञान वृद्धि नैतिक मूल्य नाम विकास लेखक विषय तस्य कालस्य कृति नाम च ज्ञानम पश्चात काले स्वयं लेखन रूपेण कार्यम। तो कौन सा ठीक है? यही भाषादिगम संस्कृति ज्ञान वृद्धि सामाजिक ज्ञान वृद्धि वाला। तो भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण का प्रयोजन भाषादिगम संस्कृति ज्ञान वृद्धि और सामाजिक ज्ञान वृद्धि के लिए होता है। भाषा को सीखना, भाषा अधिगम का अर्थ है बालक में अपने विचारों को व्यक्त करने एवं समाज में प्रवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भाषा क्षमता का विकास होना। एक विद्यालय का वातावरण संस्कृति के अनुरूप ही होना चाहिए। अध्यापक और संस्कृति से विद्यालय में संपूर्ण समाज की संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है। सामाजिक ज्ञान को आत्मसात करने से बालक को समाज में रहने की समझ विकसित होती है। तो बालक भाषा अधिगम के साथ साथ संस्कृति ज्ञान और सामाजिक ज्ञान को आत्मसात कर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी समझ विकसित कर सकता है। इसके बाद है किम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणे सहायकं भवति। कक्षायां पदार्थानां नामलेखनं तेषां च पदार्थेषु संलेपनम्। कक्षायां छात्रे पदार्थानां नामानि तेषाम् एव भाषायाम् उच्चारणम्। चलचित्रस्य प्रदर्शनं यस्य अधस्तात् लेखा स्युः। प्रत्येकं कक्षायां मुद्रणयन्त्रस्य व्यवस्था। तो कौन सा ठीक है इसमें? किम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणे सहायकं भवति। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसमें सहायक? ये तो सहायक की बात करें तो जो कि ऑप्शन 1 वाले में था कि कक्षायां पदार्थानां नाम लेखनम
और तेषां च पदार्थे समलेपनम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणे सहायकम भवति। मतलब कक्षा में पदार्थों का नाम लेखन कर और उन पदार्थों में समलेपन रूपी साधन मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण में सहायक होगा। इसके बाद है पाठ्यचर्या अंतर्गतम भाषा शिक्षणम अस्ति। वस्तु विषय कक्षायां भाषा शिक्षणम, भाषा कक्षायां वस्तु विषय शिक्षणम, पाठ्यक्रमे भाषा नियोजनम, शिक्षणस्य भाषा संस्कृतिम च। तो पाठ्यचर्या अंतर्गतम भाषा शिक्षणम अस्ति, यही ऑप्शन एक वाला, वस्तु विषय कक्षायां भाषा शिक्षणम। अब जो पाठ्यचर्या है इसके अंतर्गत कक्षा में वस्तु विषय का शिक्षण भाषा शिक्षण है। पढ़ने पढ़ाने में प्रक्रिया में विषय वस्तु का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के द्वारा कार्य करने वाले शिक्षकों की कक्षाओं में बच्चे अनेक विषयों के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इसके बाद भाषाधिगमस्य विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। यदि भाषा प्रचुर संपर्क स्यात् तदा सर्वे छात्राः सुगमतया भाषा शिक्षितुम् अर्हन्ति। भाषा शिक्षणे कालस्य आवश्यकता वर्तते। भाषाधिगमस्य अर्थः अस्ति अर्थाधिगम। भाषा शिक्षणार्थं व्याकरण शिक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। तो भाषा अधिगमस्य विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति, यही ऑप्शन डी वाला, भाषा शिक्षणार्थम व्याकरण शिक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। तो भाषा अधिगम के विषय में उपयुक्त में से भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है और ये कथन सही नहीं है। तो भाषा अधिगम में बालकों के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है क्योंकि छात्रों में शुद्ध बोलने, लिखना, पढ़ने की प्रेरणा देने के साथ साथ शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखने की समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यदि भारतीय प्रवेशे कस्य छात्रः द्वादश वर्षस्य आयुषि जर्मन भाषा फ्रेंच भाषां च वा शिक्षते तदा एतत् ज्ञायते भाषाधिगम, भाषाधिग्रहणम, भाषा शिक्षणेन अधिगमनम, भाषा योजनम। क्या अगर कोई 12 वर्ष का है और ये जर्मन जो दूसरे देश की भाषा है उनको ग्रहण कर लेता है, उनकी शिक्षा लेता है, तो उसको कहा गया है भाषा अधिगम, मतलब भाषाओं को जानना। यदि भारतीय प्रवेश में कोई छात्र 12 वर्ष की आयु में जर्मन अथवा फ्रेंच में शिक्षा ग्रहण करता है तो ये भाषा कहलाएगा अधिगम, भाषा अधिगम इसको कहा जाएगा। इसके बाद यदि कश्चित अध्यापक अष्टमी कक्षा में यात्रा विवरणस्य विवेचनं कृत्वा यात्रा विवरण आधारित विचारेषु विचार विमर्शं कारयति यत् छात्राः यात्रा विवरणेन सहमति सन्ति न वा। अयं प्रयोग कथ्यते कार्याधारित प्रयोग, समीक्षात्मक, बहिर्वेशीय या भाषण प्रविधि प्रयोग। यदि कश्चित् अध्यापकः अष्टमी कक्षायां यात्रा विवरणस्य विवेचनं कृत्वा यात्रा विवरण आधारित विचारेषु विचार विमर्श कारयति, तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाएगा बहिर्वेशीय प्रयोग। मतलब यदि कोई अध्यापक 8वीं कक्षा में यात्रा विवरण का विवेचन करके यात्रा विवरण पर आधारित विचारों में विचार विमर्श करता है तो इस क्रिया में छात्र सहमत है या फिर नहीं, तो यह प्रयोग बहिर्वेशीय प्रयोग कहा जाएगा। नेक्स्ट है भाषा वैज्ञानिकम अध्ययनम कथ्यते। भाषा विज्ञानम, भाषा विज्ञानम, व्याकरणम, भाषा अध्ययनम, क्या कहा जाएगा, यही ऑप्शन एक वाला। तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययनम, भाषा विज्ञानम, मतलब भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में को भाषा विज्ञान भी कहा गया है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है और इसके साथ साथ भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। भाषाधिग्रहण से का सिद्धांत एवं मन्यते यत् सर्वे मानवाः सामान्यान् सिद्धान्तान् मानदण्डान् च उत्तराधिकारे अनुगृह्णन्ति या भाषा स्वरूपं नियन्त्रयन्ति तथा सर्वाः मानव भाषा परस्परं समानाः सन्ति। वैश्विक व्याकरण सिद्धांत, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित भाषा शिक्षण या अनुविधि सिद्धांत, तो ये कहा जाएगा वैश्विक व्याकरण सिद्धांत। तो भाषा अधिग्रहण का वैश्विक व्याकरण सिद्धांत ही माना जाता है क्योंकि सभी मानव सामान्य सिद्धांत और मानदंडों के उत्तराधिकार को ग्रहण करते हैं या उसके भाषा स्वरूप को नियंत्रित करते हैं, फिर भी सभी मानव की भाषा आपस में एक समान ही है।
इसके बाद भाषादिगम संदर्भे अधिलिखितेषु कथं कथनं सत्यम् अस्ति। यदि कश्चित् जनः एकस्यां भाषायां वरीयान् अध्येता अस्ति, सः द्वितीयां भाषायामपि वरीयान् अध्येता भवितुमर्हति। द्वितीयभाषादिगं प्रथमभाषायां गृह्यते। बहुभाषाशिक्षणं छात्रेषु भारमस्ति। मूलवक्तुः उच्चारणं सर्वाधिक उपयुक्तं भवति। तो भाषादिगम संदर्भे अधिलिखितेषु कथं कथनं सत्यमस्ति। यही एक वाला, यदि कश्चित् जनः कस्यां भाषायां वरीयान् अध्येता अस्ति, सः द्वितीयां भाषायामपि वरीयान् अध्येता भवितुम् अर्हति। बात भी ठीक है। तो भाषादिगम के संदर्भ में उपयुक्त में से ये कथन सही है कि यदि कोई एक भाषा का अध्येता है तो वह दूसरी भाषा में भी अध्येता की योग्यता में समर्थ है। मतलब जैसे कोई एक भाषा को जानता है तो वो दूसरी भाषा को भी सीख सकता है। अब जैसे आपकी संस्कृत है तो दूसरी भाषा ही है, ये भी पंजाबी है, उर्दू है, तो ये सारी दूसरी भाषा ही है। अंग्रेजी हो गई। इसके बाद संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया यस्मिन् अध्यापकः आदेशं ददाति छात्रतं शारीरिकरूपेण अनुकुर्वन्ति। कस्यां प्रयोजनायाम् अगस्ति मध्य संज्ञान संज्ञानात्मक प्रभावकारिणी या स्मृति सहायक प्रयोजना। तो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया यस्मिन् अध्यापकः आदेशं ददाति और छात्रः तं शारीरिक रूपेण अनुकुर्वन्ति, तो उसको कहा गया है स्मृति सहायक प्रयोजन। तो क्या है? तो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया करने के लिए अध्यापक छात्रों को आदेश देता है और छात्र उस क्रिया का अनुकरण करते हैं, तो यह क्रिया स्मृति सहायक प्रयोजन के अंतर्गत आएगी। इसके बाद है काचित षष्ठ कक्षा अध्यापिका शब्दावली कार्यार्थम स्वगृहात् पदार्थान समग्रे च आनयति पूर्वं चतुर्णां छात्राणां समूहे प्रयोगं करोति तत्पश्चात संपूर्ण कक्षा तत्प्रयोगस्य अनुकरणं करोति। भाषा शिक्षणाधिगमे एते पदार्थाः समग्री च किं कथ्यते। अधिगमार्थं गृहवस्तूनि सामान्य उपकरणानि बाल भाषा शिक्षण सामग्री या अनुकरणात्मकता। तो यही सही है ऑप्शन बी वाला, सामान्य उपकरणानि। मतलब कोई छठी कक्षा की अध्यापिका शब्दावली कार्य करवाने के लिए अपने घर से पदार्थ और सामग्री को लेकर आती है तथा वह पहले चार छात्रों के समूह में प्रयोग करती है और उसके बाद संपूर्ण कक्षा उस प्रयोग का अनुकरण करती है। तो भाषा शिक्षण अधिगम में ये पदार्थ सामग्री सामान्य उपकरण कहलाएंगे। इसके बाद है पाठ्यपुस्तकेषु कथा कविता लेखनाम् अन्य लेखा भवन्ति एतादृश सामग्र्या चयनं वयम् अनेक कार्येन कुर्मः यत् एषा सामग्री प्रमाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायां भवति। पाठ्यपुस्तकेषु प्रयोगार्थं लिख्यते प्रसिद्ध लेखै लिख्यते या सरल भाषायां भवति। तो पाठ्यपुस्तकेषु कथा कविता लेखनानाम् अन्यलेखाः भवन्ति एतादृश सामग्र्या चयनं वयम् अनेक कार्येन कुर्मः एषा सामग्री ही प्रमाणिकी तथा स्वाभाविक भाषा में भवती, जो कि ऑप्शन 1 में है। मतलब पाठ्य पुस्तकों में कथा कविता लेखकों के द्वारा लिखे गए अन्य लेख होते हैं। इस प्रकार की सामग्री कथा कविता और लेखकों के द्वारा लिखे गए अन्य लेख का चयन हम लोगों के द्वारा अनेक कारणों से किया जाता है, जिससे सामग्री प्रमाणिक तथा स्वाभाविक भाषा में होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण या क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।